नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस विद आलोक के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। देखिए, पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित होती है। कौन कौन सी वो परत है? पहली परत है भूपर्पटी, जिसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। दूसरी परत है मेंटल और तीसरी परत है क्रूड या फिर कोर। ठीक है, अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ये उसको काट के बताया गया है। ये ऊपर वाली जो काली वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये है हमारी भूपर्पटी। ये वाली लेयर हमारी है भूपर्पटी या फिर क्रस्ट। जो उसके अंदर ये आपको लाल वाला लेयर दिख रही है, ये जो लाल वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं मेंटल। और फिर इसके बाद ये अंदर आपको संतरी वाली लेयर से लेके ये इसके अंदर पीली वाली लेयर तक, इसको हम कहते हैं कोर। अब कोर को 2 भागों में बांटा जाता है। ये जो संतरी वाली लेयर है, ये संतरी वाली जो लेयर है, इसको हम कहते हैं आउटर कोर, मतलब ये कोर के बाहर का हिस्सा है, इसलिए इस वाली लेयर को हम लोग कहेंगे आउटर कोर। और ये जो बीच में है, ये जो बीच वाला, ये जो बीच में रह जाएगा ये वाला भाग, इसको हम कहेंगे इनर कोर। ठीक है, पृथ्वी की 3 परत है, क्रस्ट, ये बीच वाला मेंटल और ये कोर। कोर को 2 भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, देखिए इस वाले इमेज में वही समझाया गया है। ये जो हमारा कोर है, ये जो ऊपर वाली सतह है, ये ऊपर वाली सतह, देखिए ये ऊपर वाली सतह, ये हमारा पठार हो जाएगा या फिर महाद्वीप हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा समुद्र, ये हमारा हो गया समुद्र, और ये हमारा हो गया महाद्वीप, ये हमारा हो गया महाद्वीप। ठीक है, अब उसके नीचे वाली ये जो लेयर हो गई यहाँ तक की, ये जो लेयर हो गई, ये हमारी आती है मेंटल की लेयर, बीच वाली परत की लेयर। और उसके नीचे ये हमारी हो जाती है कोर की लेयर। और कोर हमारा ये वाला लिक्विड अवस्था में, जो आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है, और जो हमारा इनर कोर है वो अभी हमारा सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, देखिए ये पृथ्वी की सतह है, ये वाला हिस्सा हो जाएगा क्रस्ट, ये वाला हो जाएगा मेंटल, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा कोर। तीसरा, ये पहला है क्रस्ट हो जाएगा, ये दूसरा है, और ये तीसरा हिस्सा हो जाएगा क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसी को अब निकाल कर यहाँ पर दर्शाया गया है। ये हमारी हो गई कोर, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। ये कोर नहीं रहेगा, यहाँ पर क्रस्ट रहेगा, गलती से लिख दिया गया है क्रस्ट। अब इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। क्रस्ट को हम 2 भागों में बांटे दिए, बीच में रेखा इसकी खींची गई है, तो इसको हम कहेंगे अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, और उसके नीचे वाले भाग को लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। इसी प्रकार मेंटल को भी 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। मेंटल को भी 2 भागों में बांट देते हैं, अपर मेंटल और उसके नीचे वाला भाग लोअर मेंटल, फिर अपर कोर और फिर लोअर कोर। ठीक है, ये अपर कोर जो है ये लिक्विड अवस्था में है, और ये जो है लोअर कोर ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्रस्ट की मोटाई कितनी पाई जाती है। ये क्रस्ट है हमारा पहली परत, ये हमारी पहली परत है, ये हमारी पहली परत है, ये हमारी दूसरी परत है, और ये हमारी तीसरी परत है। अब क्रस्ट की मोटाई कितनी पाई जाती है? तो क्रस्ट की मोटाई 35 किलोमीटर। पृथ्वी के तल से अगर हम 35 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तो हमें क्रस्ट मिलता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से 35 किलोमीटर अंदर तक हम चले जाएंगे तो हमें क्रस्ट मिलेगा। और 35 से लेके जब हम 2900 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तो हमें पूरा मेंटल का भाग मिलेगा। जब हम 2900 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे, ये इतनी गहराई होती है मेंटल की। अब मेंटल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल।
जो अपर मेंटल की गहराई होती है वो 700 किलोमीटर तक होती है, 35 से 700 किलोमीटर तक होती है। और लोअर मेंटल की गहराई होती है वो 700 से 2900 किलोमीटर तक होती है। या फिर अगर पृथ्वी की सतह से बात करें, अगर यहाँ से हम पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह से अगर 2900 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ तक हमारी मेंटल का विस्तार हुआ है। ठीक है। उसके बाद कोर, कोर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, अपर कोर और लोअर कोर। अब देखिए अपर कोर की जो गहराई है वो पृथ्वी के तल से, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल। लोअर को अपर कोर की जो गहराई है वो पृथ्वी के तल से 5259 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जो पृथ्वी का हमारा केंद्र है वो 6371 किलोमीटर गहराई में स्थित है। पृथ्वी का केंद्र या फिर लोअर कोर की गहराई जो है वो 6371 किलोमीटर तक स्थित है। ठीक है। 0 से 35 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट स्थित है। और फिर 700 किलोमीटर अगर पृथ्वी की सतह से हम बात करें तो पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो हमारा अपर मेंटल मिलता है। अपर मेंटल के नीचे होगा लोअर मेंटल, लोअर मेंटल के नीचे होगा अपर कोर और अपर कोर के नीचे होगा लोअर कोर। अब कुछ विद्वान थे जिन्होंने ये निश्चित किया कि भैया क्रस्ट और मेंटल के बीच में कोई सीमा होगी, उसका उन्होंने नाम रखा। दूसरे विद्वान हैं, उन्होंने मेंटल और कोर के नीचे अपनी कोर के बीच में एक सीमा खींच दी जिसको उन्होंने अपने अपने नाम पर रख दिया। ठीक है। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो सीमा खींची गई, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो सीमा खींची गई उसका है मोह असंबद्धता रेखा। और जो मेंटल और कोर के बीच में रेखा खींची गई उसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। मैंने आगे किया है वो। देखिए ये हमारा है अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट, ये होगा अपर मेंटल, ये हो गया लोअर मेंटल। ठीक है। अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है। अब देखिए जो रेखा खींची गई वो इसको अभी हम हटा देते हैं, अपर लोअर को सब ये सब हटाते हैं अभी, अपर लोअर को हटाते हैं। ये क्या है, ये क्रस्ट है, ये है मेंटल और ये है कोर। तो जो रेखाएं खींची गई वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में खींची गई और मेंटल और कोर के बीच में खींची गई। तो जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में रेखा खींची गई उसका नाम है मोह असंबद्धता रेखा। मोह असंबद्धता रेखा खींची गई क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और मेंटल और कोर के बीच में खींची गई गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। ठीक है। तो इसकी ट्रिक होती है मग, म से हो गया मोह, म से हो गया मोह और ग से हो गया गुटेनबर्ग, म से हो गया मोह और ग से हो गया गुटेनबर्ग। और ये है CMC क्रस्ट मेंटल कोर। CM क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन आएगी, मोह आएगी। ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच में कौन आएगी, गुटेनबर्ग आएगी। ठीक है, गुटेनबर्ग ये रेखा आ जाएगी। अब देखिए अब इसमें कुछ और विद्वान थे जिन्होंने इसमें भी और इसको क्रिटिकल बनाने की कोशिश की और अपना नाम कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा। ये भी हम लोग क्रस्ट पढ़ रहे थे बस। तो उन्होंने क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा, एक बीच में उसकी रेखा खींच दी, बीच में एक ही रेखा खींच दी और इसको नाम दे दिया अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, और इसको नाम दे दिया लोअर क्रस्ट, और इसके बीच में एक रेखा खींच दी। इसी प्रकार अपर मेंटल हुआ, लोअर मेंटल हुआ, इसी प्रकार अपर कोर हुआ और लोअर कोर हुआ। ठीक है। अब जब ये सब रेखाएं खींची गई तो इन्होंने ये बीच में एक रेखा खींची और इस रेखा को उन्होंने अपने नाम पर रख दिया। इस रेखा का नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा। देखिए ये अपर कोर हो गया, अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पहले वाले विद्वान थे मोह और गुटेनबर्ग, उन्होंने क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा खींची थी। उन्होंने ये रेखा खींची थी, ये रेखा मोह, और ये रेखा नीचे वाली खींची थी गुटेनबर्ग।
अब इन विद्वानों ने क्या किया, इन्होंने क्रस्ट, मेंटल और कोर को सबने अलग अलग भागों में बांट दिया। पहले कोणार्क आया, कोणार्क इसने क्या किया, इसने क्रस्ट को दो भागों में बांट दिया और इसको अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में रखा और इसके बीच में एक रेखा खींची और इसको अपने नाम पर रख दिया कि भैया इसका नाम रहेगा कोणार्क असंबद्धता रेखा। फिर दूसरा विद्वान आया, उसने अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेखा खींच दी एक और उसका अपने नाम पर उसका नाम रख दिया रेपेटी असंबद्धता रेखा। फिर एक आया, उसने कोर को दो भागों में बांटा और अपर कोर, लोअर कोर और नाम रख दिया लेहमैन असंबद्धता रेखा। ठीक है, तो अब इस प्रकार होता है अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, इससे इन विद्वानों का नाम अब भी आ गया। तो कोणार्क असंबद्धता रेखा, रेपेटी असंबद्धता रेखा, लेहमैन असंबद्धता रेखा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है करले, इसकी ट्रिक होती है करले। क से हो गया कोणार्क असंबद्धता रेखा, र से हो गया रेपेटी और ले से हो गया लेहमैन। ठीक है, अब देखिए, अब कोणार्क असंबद्धता रेखा, उसके बाद कौन आएगा, ये वाली हमारी आ जाएगी तो मोह असंबद्धता रेखा। फिर आएगा रेपेटी असंबद्धता रेखा, उसके बाद ये वाली आ जाएगी गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा और लेहमैन असंबद्धता रेखा। तो अब इसी में फंसा के पूछता है कि अपर कोर, लोअर कोर को कौन सी रेखा अलग करती है, कोणार्क असंबद्धता रेखा। लोअर कोर और अपर मेंटल को कौन सी रेखा अलग करती है, मोह असंबद्धता रेखा। अपर मेंटल, लोअर मेंटल कौन सी रेखा अलग करती है, रेपेटी असंबद्धता रेखा। और लोअर मेंटल और अपर कोर को कौन सी रेखा अलग करती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। अपर कोर और लोअर कोर को कौन सी रेखा अलग करती है, लेहमैन असंबद्धता रेखा। ठीक है, कर ले, कोणार्क, रेपेटी, लेहमैन, कर ले, आप कर ले 3-4 बोलेंगे तो याद हो जाएगा, कोणार्क, रेपेटी, लेहमैन असंबद्धता रेखा। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की जो 3 परत थी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इनका जो घनत्व होता है, क्रस्ट का घनत्व कितना होता है, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसका आयतन कितना होता है, मतलब ये बहुत ही पतली परत होती है, यहाँ पर देखने में थोड़ा सा मोटा बनाया गया है लेकिन ये बहुत ही पतली होती है। तो इसका संपूर्ण पृथ्वी पर इसका आयतन कितना, 0.5% इसका आयतन होता है, 0.5%। जो दूसरी परत है मेंटल, उसका आयतन होता है 83% और इसका जो घनत्व होता है वो 4.6 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर जो हमारी सबसे निचली परत है कोर का आयतन होता है 16.5% और इसका जो घनत्व होता है, इसका तीनों परतों में सर्वाधिक घनत्व कोर का होता है 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और अगर पृथ्वी का हम औसत घनत्व की बात कर लें, पृथ्वी का औसत घनत्व तो ये होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ये सर्वप्रथम बताया किसने था, तो ये सर्वप्रथम बताया था एडवर्ड स्वेस ने। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो सब लोगों ने बांटा था क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेकिन स्वेस ने इसको अलग तरीके से बांट दिया। स्वेस ने इसको रासायनिक संरचना के आधार पर बांट दिया, कौन कौन से तत्व मिल रहे हैं उसके आधार पर स्वेस ने बांटा। इन्होंने जो पहली परत जिसको हम क्रस्ट कह रहे थे उसको इन्होंने कहा सियाल। जो पृथ्वी की पहली परत है ये गोला वाला, उसको इन्होंने इस परत को कहा सियाल। जो जिसको हम लोग मेंटल कह रहे थे उसको इन्होंने कहा सीमा। और जिसको हम कोर कह रहे थे उसको इन्होंने कहा नीफे। ठीक है, उसको उन्होंने सियाल, सीमा और नीफे 3 परतों में बांटा। सियाल ये बना है सिलिका, SiAl, तो ये होता है सिलिका। और
Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है पहली परत में, तो इसका नाम उन्होंने दिया सियाल। दूसरी परत दिया सीमा, सिलिका, ऐसा ही सिलिका हो गया, और एम में से हो गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, सिलिका प्लस, ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, मैग, सिलिका प्लस मैग्नीशियम जो होता है वो इन्होंने कर दिया सीमा को, मैग्नी। दूसरी परत में पाया जाएगा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, दूसरी परत में हमारा पाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरी परत है, उन्होंने कहा जो बीच वाले जिसको हम कोर कहते थे, उन्होंने कहा ये भैया ये नीफे है। नीफे मतलब निकिल, निकिल और प्लस फेरस मतलब लोहा। तीसरी परत में पाया जाता है फेरस और लोहा पाया जाता है, निकिल और लोहा पाया जाता है। तो इन्होंने तीन प्रकार का विभाजन किया। सियाल जो कि हमारी पहली परत है, उसमें सिलिका था, एल्युमिनियम पाया था, इसलिए उसका नाम सियाल रखा। दूसरी परत में सीमा उन्होंने नाम रखा क्योंकि सिलिका और प्लस मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। और तीसरी परत में निकिल और फेरस के कारण इसका नाम इन्होंने नीफे रखा, ठीक है। देखिए सियाल, सीमा, नीफे और ये ऊपर वाली हो गई भूपर्पटी। अब स्वेस कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्वेस थे सर ऑस्ट्रिया के भू वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो था रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। और ये हो गया सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम जानते हैं सब लोग, और ये हो गया सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया, और ये हो गया निकिल और प्लस Fe मतलब होता है फेरस या फिर लोहा। इसमें इन तत्वों की प्रधानता के कारण इन्होंने रासायनिक आधार पर वर्गीकरण किया, और ये सबसे सटीक वर्गीकरण भी माना जाता है। इसमें कोई इन्होंने लफड़ा नहीं किया, अपर सियाल लोअर सियाल, इन्होंने इसको कोई दो भागों में नहीं बांटा, बस तीन भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का इन्होंने विभाजन किया, और सियाल, सीमा तथा नीफे इन्होंने बताया। अब देखिए जब स्वेस ने, जो कि ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने जब वर्गीकरण किया तो ये वांडरग्रांट इन्होंने भी पृथ्वी का वर्गीकरण किया। और स्वेस ने इसको कहा था सियाल, इसको कहा था सीमा, इसको कहा था नीफे। तो इन्होंने क्या किया, जो वांडरग्रांट थे इन्होंने सियाल को कह दिया भैया लिथोस्फेयर, यानी कि चट्टान मंडल। इन्होंने कहा ये जो सियाल है ये ठोस होता है, इसलिए इन्होंने इसको चट्टान मंडल का नाम दे दिया। जो सीमा होता है ये तरल अवस्था में रहता है, इसका तापमान अत्यंत उच्च रहता है और लावा इसी में से निकलता है, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया उच्च ताप मंडल, फायरोस्फीयर, ठीक है। इन्होंने इसको नाम दे दिया उच्च ताप मंडल। और नीफे जो कि जिसका घनत्व तो आपने देखा कि सर्वाधिक था, 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था इसका घनत्व, तो इन्होंने उसी का नाम रख दिया सघन मंडल, ठीक है, बायोस्फीयर। इन्होंने सघन मंडल इसका नाम रख दिया। सियाल को इन्होंने कहा लिथोस्फीयर, चट्टान मंडल। सीमा को इन्होंने कहा फायरोस्फीयर या फिर उच्च ताप मंडल। और नीफे को कहा नीफो का इन्होंने सघन मंडल, नीफे को कहा बायोस्फीयर, ठीक। फिर देखिए एक होम्स थे, इन्होंने भी पृथ्वी का विभाजन किया। तो इनका विभाजन, इन्होंने पृथ्वी को दो भागों में बांटा, एक भूपर्पटी और एक अधः स्तर। भूपर्पटी में इन्होंने शामिल किया सियाल और सीमा को, और अधः स्तर में शामिल किया सीमा प्लस नीफे को। यानी कि ये देखिए ये था सियाल, सभी लोग देखिए एडवर्ड स्वेस की कॉपी कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको दो भागों में बांटा, सीमा को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। सीमा को दो भागों में बांटा और एक भाग लेके इन्होंने बना दिया ये
एक भाग लेके इन्होंने बना दिया भूपर्पटी, जिसमें इन्होंने लिया सियाल और सीमा को इन्होंने ले लिया, और दूसरे भाग को इन्होंने बना दिया अधः स्तर, जिसमें इन्होंने सीमा को तो लिया ही और संग में नीफे को भी ले लिया, निकिल और फेरस को भी इन्होंने ले लिया, और इसका नाम रखा अधः स्तर। तो इन्होंने भूपर्पटी में कौन कौन शामिल किया, सियाल शामिल किया और सीमा को शामिल किया, और इन्होंने जो है अधः स्तर में शामिल किया सीमा और फिर नीफे को। इन्होंने इस वाले का नाम दिया भूपर्पटी और इस वाले का नाम दिया अधः स्तर। कौन है ये, तो ये होम्स हैं। होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किया। तो हमने देखे 3 विद्वान जिन्होंने कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विभाजन किया। पहले कौन है, एडवर्ड स्वेस, दूसरे कौन है, वांडरग्रांट, और तीसरे कौन है, हमारे होम्स। एडवर्ड स्वेस ने 3 प्रकार में पृथ्वी को बांटा, 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है। जो वांडरग्रांट थे उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, उन्होंने बस उसका नाम बदल दिया। पहले का नाम रखा उन्होंने चट्टान मंडल, दूसरे का नाम रख के उन्होंने कहा कि तरल मंडल या फिर उच्च ताप मंडल, और जो तीसरा था जिसको हम लोग कोर जानते हैं, जिसको एडवर्ड स्वेस ने नीफे का नाम दिया, उसको वो कहते हैं कि ये सघन मंडल है। ठीक। अब होम्स आए। होम्स ने भूपर्पटी और अधः स्तर में इसको 2 भागों में बांट दिया पृथ्वी को पूरा, और भूपर्पटी में शामिल किया सियाल और सीमा को, और अधः स्तर में शामिल किया सीमा प्लस नीफे को इन्होंने शामिल किया। अब देख लेते हैं हमारे समस्त पृथ्वी पर कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है। ये जो 1 नंबर है, ये समस्त पृथ्वी पर कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है, और ये 2 नंबर मतलब पृथ्वी के तल पर कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। देखिए, अब एक दिया है कि समस्त पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर, और दूसरा दिया है तल पर, समस्त पृथ्वी तल पर या फिर क्रस्ट पर। तो पृथ्वी तल पर क्या होता है, समस्त पृथ्वी पर मतलब ये कोई पृथ्वी है। अब इसमें जो सबसे अधिक पाया जाएगा, इसके अंदर जो सबसे अधिक पाया जाएगा उसको हम लेंगे। लेकिन तल पर मतलब कि ये पृथ्वी का कोई तल है, ये जमीन का कोई हिस्सा है। अब इसके ऊपर क्या सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है उसको हम लेंगे। इस तल पर क्या सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जा रही है। ठीक है। देखिए, तो समस्त पृथ्वी पर और क्रस्ट पर, समस्त पृथ्वी पर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो वो है लोहा। लोहा कितना पाया जाता है, 35.5% लोहा पाया जाता है सिर्फ पृथ्वी पर। दूसरे नंबर पे पाया जाता है सर ऑक्सीजन, ये 30% पाया जाता है। फिर सिलिकॉन पाया जाता है 15%, और फिर मैग्नीशियम पाया जाता है 13.0%। तो मेनली 4 ही बहुत होता है, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और फिर मैग्नीशियम, 4 ही बहुत होते हैं। पहले नंबर पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है 35.5%, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है 30%, तीसरे नंबर पे सिलिकॉन पाया जाता है 15%, चौथे नंबर पर पाया जाता है मैग्नीशियम 13%। ठीक है। अब हम बात करें भाई पृथ्वी के तल पर कौन सी चीज़ पाई जाएगी, तो सर पृथ्वी के तल पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाएगी वो है ऑक्सीजन। 46.8% पृथ्वी के तल पर केवल ऑक्सीजन पाई जाएगी। सिलिकॉन पाई जाएगी 27.7% सिलिकॉन पाई जाएगी। एल्यूमिनियम पाई जाएगी 8.1%, और लोहा पाया जाएगा 5.0%। ठीक है। पृथ्वी के तल पर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर पाया जाएगा सिलिकॉन हमारा, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम कितना पाया जाएगा 8.1%, और चौथे नंबर पर पाया जाएगा लोहा। ठीक है। बाकी इन सबको भी देख लीजिए। फिर उसके बाद निकिल पाया जाएगा इधर समस्त पृथ्वी पर में, समस्त पृथ्वी में सबसे पहले लोहा, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकिल, फिर गंधक मतलब सोडियम और कैल्शियम, और फिर एल्यूमिनियम। जबकि वही हम क्रस्ट पर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाएगा, फिर सिलिकॉन पाया जाएगा, फिर एल्यूमिनियम पाया जाएगा, एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर पाया जाएगा। जबकि देखिए समस्त पृथ्वी पर एल्यूमिनियम सबसे लास्ट में, सबसे कम एल्यूमिनियम पाया जा रहा है। लेकिन अगर वही हम बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट पर एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर पाया जाता है, 8.1% पाया जाता है। फिर उसके बाद लोहा पाया जाएगा 5.0%, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये 2.0%, 2.4% और 2.8% पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है। तो इन सबों को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है 1-2 नंबर में। ठीक। तो कैसा लगा आपको सेशन, ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।